बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब बढ़ रहे हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक इन क्लिनिकल सिचुएशन, जिसको हम क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स भी कह सकते हैं। क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक को अगर हम पढ़ना चाहें तो ये जो इस वक्त आपके सामने रेफरेंस मटेरियल आ रहा है, ये मटेरियल है फ्रॉम द बुक अप्लाइड बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स 7th एडिशन बाय लियोन शार्जन। ये बुक एक स्टैंडर्ड है फॉर स्टडिंग फार्माकोकाइनेटिक्स, तो इसलिए जो है हम इसी बुक से जो है वो रेफर करते हुए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम ना सिर्फ ये पढ़ेंगे कि क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक क्या है, बल्कि थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग यानी TDM को भी डिस्कस करेंगे, जो कि एक फार्मासिस्ट के लिए बेइंतहा इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो भी ड्रग है उसकी सक्सेस जो है उसकी थेरेपी इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट एंड द डिज़ाइन ऑफ द डोजेज रेजिमेन। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ड्रग क्या है, ड्रग प्रोडक्ट क्या है और डोजेज रेजिमेन क्या दिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा द चॉइस ऑफ ए ड्रग आमतौर पे ये जनरली मेड बाय फिजिशियन आफ्टर केयरफुल पेशेंट डायग्नोसिस एंड फिजिकल असेसमेंट। ठीक है, यानी इसके जो है वो असेसमेंट के बाद फिजिशियन जो है वो इसको चॉइस करता है। द चॉइस ऑफ द ड्रग दैट इज फॉर एग्जाम्पल इमीडिएट रिलीज और मॉडिफाइड रिलीज एंड द डोजेज रेजिमेन इज बेस्ड ऑन द पेशेंट्स इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नोन फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ए ड्रग एज डिस्कस इन अर्लियर चैप्टर। यानी जब आप फार्माकोकाइनेटिक आपने शुरू में पढ़ी होगी तो वो आपने उस दौरान जो है इसको डिस्कस किया होगा, जब फार्माकोकाइनेटिक एज ए कोर्स पढ़ा होगा, कि जब भी चॉइस ऑफ ड्रग होती है वो इमीडिएट रिलीज देनी है या मॉडिफाइड रिलीज देनी है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने डोजेज रेजिमेन क्या देना है, यानी कितने फ्रीक्वेंसी से कितनी डोज देनी है, कम डोज जल्दी जल्दी देनी है, ज़्यादा डोजिंग इंटरवल बढ़ा के देनी है, उसकी काइनेटिक्स पे डिपेंड करेगा। और इस इंडिविजुअल पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक पे कि वो पेशेंट जो है वो किस तरीके से उस ड्रग को मेटाबोलाइज करता है और उसमें पेशेंट जो है उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। आइडियली क्या है, डोजेज रेजिमेन इज डिजाइन टू अचीव ए डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन। कहाँ पर? एट रिसेप्टर साइट टू प्रोड्यूस एन ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स इन मिनिमम एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, जो आपका टारगेट है बेसिकली वो ये है कि डोजेज रेजिमेन ऐसा हो जिससे वो ड्रग कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हो जो कि चाहिए, यानी इतनी कंसंट्रेशन हो कि वो अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो और वो ऑप्टिमम रिस्पॉन्स दे जो कि उससे आना चाहिए, विदाउट हैविंग एडवर्स इफेक्ट्स, या अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहे हों तो वो इतने मिनिमम हो कि टॉलरेटेड, पेशेंट के लिए टॉलरेबल हो। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल पेशेंट होते हैं इनमें वेरिएशन होती है इन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स मेक्स द डिज़ाइन ऑफ डोजेज रेजिमेन डिफिकल्ट। अच्छा, अब ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट होते हैं जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं आम पेशेंट्स के मुकाबले में। यानी अगर आप वही एक ही ड्रग दे रहे हैं और वो ड्रग देने के बाद आप ये एज्यूम करें कि जो पिछले 10 पेशेंट को जब आपने ये ड्रग दी थी, पेशेंट की एक सर्टेन सीवियरिटी में, और ड्रग के देने के बाद पेशेंट की फार्माकोकाइनेटिक ये थी, इतनी डोज पे पेशेंट स्टेबल था और इतनी डोज पे पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा था और कोई टॉक्सिसिटी और एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा था। अब अगर एक 11वां पेशेंट आ गया जिसकी काइनेटिक्स जो है वो डिफरेंट है, डायनेमिक्स डिफरेंट है, और अगर आपने उसको उसी कंडीशन में उसी सीवियरिटी में सेम डोज दी, तो यहाँ पर जो होगा वो ड्रग जो होगी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी जिस तरह से पहले पेशेंट में 10 पेशेंट में रिस्पॉन्ड कर रही थी। तो यहाँ पर आके आपका एज ए फार्मासिस्ट रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पेशेंट का डोजेज रेजिमेन आपने खुद डिज़ाइन करना है। इसीलिए जो एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक टू डोजेज रेजिमेन डिज़ाइन मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद प्रॉपर क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट। लिहाजा जो भी आप जो है काइनेटिक जो ड्रग का डोजेज रेजिमेन डिज़ाइन करने जा रहे हैं, डोजेज रेजिमेन का मतलब ये है कि डोज पर यूनिट टॉर मीन्स डोजिंग इंटरवल, और ऑन दी अदर इन अदर वर्ड्स
what frequency of the dose you will use, BID, TID, QID और OD, क्या फ्रीक्वेंसी आप यूज़ करेंगे। तो वो रेजिमेंट डिज़ाइन करने के लिए आपको पेशेंट का क्लिनिकल इवेल्युएशन करना है प्रॉपरली, ताकि उस इंडिविजुअल पेशेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो किडनी कंडीशन है, किडनी फंक्शन की कंडीशन है, लिवर फंक्शन की कंडीशन है, प्लाज्मा प्रोटीन की जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप उसका डोजेज रेजिमेंट एडजस्ट करें। फॉर सर्टेन क्रिटिकल डोज ड्रग्स, मॉनिटरिंग बोथ द पेशेंट एंड ड्रग रेजिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर एफिकेसी। खास तौर से वो ड्रग जो कि क्रिटिकल डोज होती है, वो ड्रग्स कौन सी होती हैं? वो ड्रग्स वो होती हैं जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स नैरो होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, मॉनिटर करने के साथ, पेशेंट को भी मॉनिटर करना है और ड्रग के रेजिमेंट और ड्रग के लेवल्स को भी मॉनिटर करना है, ताकि प्रॉपर एफिकेसी जो है वो आप प्रोवाइड कर सकें। सो दिस इज द कोर ऑफ क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। ये क्या चीज़ है? ये जो है ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड बाय द यूएस कांग्रेस इन मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इम्प्रूवमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, 2003 में उनकी जो कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस है, उन्होंने एक एक्ट यानी कानून पास किया अबाउट मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, यानी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के हवाले से, इम्प्रूवमेंट के हवाले से और मॉडर्नाइजेशन के हवाले से। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective of this act is to improve the quality, effectiveness and efficiency of healthcare delivery including prescription drugs। ठीक है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्प्रूव करना है कंटिन्यूसली इस हेल्थ केयर सिस्टम की, चाहे वो ड्रग ही क्यों ना हो, क्वालिटी, उसकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये तीनों पैरामीटर को इम्प्रूव करना है। ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव हैं रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। सो MTM यानी मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट प्रोग्राम इज डेवलप इन कोऑपरेशन विद फार्मेसिस्ट एंड फिजिशियन। ठीक है, जब इसमें बात आ गई ड्रग की, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की, तो फिर फार्मेसिस्ट का रोल तो इम्पॉर्टेंट हो ही गया, क्योंकि फार्मेसिस्ट आर ड्रग एक्सपर्ट। इसलिए इसमें कोऑपरेशन ऑफ फार्मेसिस्ट एंड फिजिशियन बहुत ज़रूरी है। एंड किस लिए? टू ऑप्टिमाइज थेरेप्यूटिक आउटकम थ्रू इम्प्रूव मेडिकेशन यूज। ठीक है, ऑप्टिमाइज किया जाए थेरेप्यूटिक आउटकम, यानी जो टारगेट है आपका उस ड्रग से, उसको इम्प्रूव किया जाए। और क्यों इम्प्रूव किया जाए, ऑप्टिमाइज किया जाए? ताकि क्योंकि वो मेडिकेशन वहाँ पर यूज़ की जा रही है। इसी वजह से MTM यानी मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है? कंसल्टेटिव, educational and monitoring services to patient to obtain better therapeutic outcome from medication by enhanced understanding of medication therapy, improved compliance, control of costs and prevention of adverse events and drug interaction। तो MTM एक कंसल्टेटिव अप्रोच है, एजुकेशनल अप्रोच है और मॉनिटरिंग सर्विस है। कंसल्टेटिव है यानी physician should consult the pharmacist, pharmacist should provide the consultancy about the drug and drug management to the physician, education provide करे pharmacist physician को और नर्सिंग स्टाफ को कि वो ड्रग क्या है, क्यों है, किस लिए यूज़ करनी है, किस तरह से यूज़ करनी है और उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ताकि पेशेंट को बेटर थेरेप्यूटिक आउटकम मिल सके इस मेडिकेशन से, मेडिकेशन को बेहतर अंदाज में जो है वो अंडरस्टैंड किया जाए, कंप्लाइंस पेशेंट का इम्प्रूव किया जाए कि पेशेंट टाइमली वो मेडिकेशन ले और पेशेंट उसी तरह से वो मेडिकेशन ले जिस तरह से उसको रिकमेंड की गई है, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, अननेसेसरी मेडिकेशन का यूज़ ना हो, ड्रग का एब्यूज़ ना हो और इसी तरीके से एडवर्स इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट किया जाए। और अगर एक से ज़्यादा ड्रग प्रिस्क्राइब की जा रही है और अगर उनमें पोटेंशियल है इंटरैक्शन का, तो उस इंटरैक्शन को भी प्रिवेंट किया जाए। इसके अलावा MTM प्रोग्राम जो है, ये मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट प्रोग्राम हैव बीन डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक प्रैक्टिस एरियाज सच एज एल्डरली केयर, डायबिटीज़ एंड एज्मा। इसी प्रोग्राम के तहत फार्मासिस्ट कैन डू द कंसल्टेंसी इन डायबिटीज़ क्लिनिक,
एज़मा क्लिनिक, जीरियाट्रिक क्लिनिक, एंटीकोगुलेंट क्लिनिक और बहुत सारी इस तरह से स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें फार्मासिस्ट के पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि वो उस क्लिनिक में अपना रोल प्ले कर सकेगा, काउंसलिंग का, कंसल्टेशन का, एजुकेशन का और मॉनिटरिंग का। और ऑब्जेक्टिव यही है, बेटर थेरेप्यूटिक आउटकम फ्रॉम द मेडिकेशन, ताकि इस सर्विस को जो है वो प्रॉपरली और बेहतर अंदाज में यूज़ किया जा सके। ये जो है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में का पार्ट है। नाउ व्हाट इज इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग डोजेज रेजिमेन? ये इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग डोजेज रेजिमेन क्या है? ये हमें ये बता रही है कि जो ड्रग्स जो हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं, नॉट ऑल ड्रग्स रिक्वायर रिजिड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द डोजेज रेजिमेन। ठीक है, हर ड्रग के लिए ज़रूरत नहीं है हमें कि उनके लिए इंडिविजुअलाइजेशन, हर पेशेंट की इंडिविजुअलाइजेशन की जाए। वो ड्रग्स इंपॉर्टेंट है जिनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होता है, जैसा कि हम अभी देखते हैं कि मैनी ड्रग्स हैव ए लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज एग्जिबिट ए वाइड थेरेप्यूटिक विंडो। ठीक है, तो उसमें स्ट्रिक्ट इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द डोज इज अननेसेसरी। तो इस केस में फिर कोई किसी किस्म की जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ डोज की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ड्रग्स जनरली रिकग्नाइज एज सेफ एंड इफेक्टिव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ग्रास भी कहते हैं, यानी जनरली रिकग्नाइज एज सेफ एंड इफेक्टिव। The US Food and Drug Administration has approved an over-the-counter classification for drugs that the public may buy without prescription. ये जो ड्रग्स हैं जो ग्रास में आती हैं, इसको FDA ने रिकमेंड किया है कि ये कौन सी ड्रग है जो ओवर द काउंटर ड्रग कहलाई जाती हैं, जो विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट हैविंग ए प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड लाइसेंस प्रैक्टिशनर, ये ड्रग्स जो है वो पेशेंट जो है वो फार्मेसी से परचेज कर सकता है। ठीक है, जस्ट ऑन द एडवाइस ऑफ फार्मासिस्ट। अच्छा, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? इन एडिशन मैनी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जिसमें आपके पास आ जाती हैं आइबुप्रोफेन, लोरेटिडीन, ओमेप्राजोल, नेप्रोक्सिन, निकोटीन पैचेस and others. They were originally prescription drugs and have been approved by the FDA for OTC status. ठीक है, these drugs and certain prescription drugs when taken as directed are generally safe and effective for the labeled indication without medical supervision. अच्छा, ये वो ड्रग्स हैं जिनके एग्जाम्पल दी मैंने, लाइक वही आइबुप्रोफेन, लोरेटिडीन, ओमेप्राजोल एक्सेट्रा। ये वो ड्रग्स हैं जिनको जिस तरह से रिकमेंड किया जा रहा है, जो लीफलेट पे इंफॉर्मेशन लिखी गई है, अगर ये ड्रग्स उसी तरह से यूज़ की जाएं तो फिर ये विदाउट मेडिकल सुपरविज़न ली जा सकती हैं और ये सेफ़ हैं। इसी वजह से इनको स्टेटस दे दिया गया कि ये जो है वो ड्रग ओवर द काउंटर मेडिकेशन में है एंड दे कैन बी टेकन विदाउट हैविंग मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, now for drugs that are relatively safe and have broad safety dosage range such as penicillins, cephalosporins and tetracyclines, the antibiotic dosage is not dose titrated precisely but is based rather on the clinical judgment of physician to maintain an effective plasma antibiotic concentration above a minimum inhibitory concentration. अच्छा, इसके बरक्स आप और ड्रग्स लें जिसमें पेनिसिलिन आ जाती है, इसका भी सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा है, यानी इसकी जो थेरेप्यूटिक विंडो है वो बहुत लार्ज है, इट इज़ वेरी सेफ। सेफेलोस्पोरिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये इनका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ओवर द काउंटर मेडिकेशन और इनको जो है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो सेल या पेशेंट बाय नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इसकी जो डोज होगी और जो कंसंट्रेशन इस्टेब्लिश करवानी है वो बेस्ड अपॉन डिफरेंट क्लिनिकल सिचुएशन होगी, इन्फेक्शन की माइल्ड, मॉडरेट और सीवियरिटी की बेस पर होगी। इस वजह से इनको जो है वो हम
इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि ये हम इसको यहाँ पे ये कंसिडर करें कि ये जो ड्रग्स होंगी ये इनको हम इस तरह से जो है वो रिकमेंड करें कि जो है वो ये ओवर द काउंटर ड्रग हो। इसमें इंडिविजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। So individualization of a dosage regimen is very important for drugs with a narrow therapeutic window, which are also known as critical dose drugs and narrow therapeutic index NTI drugs such as digoxin, ठीक है, aminoglycosides and antiarrhythmics, anticoagulants, anticonvulsants and some asthmatics, for example theophylline। ठीक है, तो ये ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जिनके थेरेप्यूटिक विंडो नैरो होता है, तो इसलिए इनको नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स या NTI ड्रग्स भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें डिजॉक्सिन है जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को यूज़ होती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारी एंटी एरिथमिक्स हैं लाइक फेनिटॉइन हो गई और एम्यूडेरॉन हो गई, एंटीकोगुलेंट्स हैं वारफेरिन हो गई और एंटी कन्वल्सेंट्स हैं बहुत सारी, कार्बामेजिपिन हो गई, फेनिटॉइन हो गई एंड सम एंटी एजमेटिक्स हो गई, फॉर एग्जांपल थियोफाइलिन। दे आर नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स एंड दे रिक्वायर monitoring, close monitoring. That is why they are prescription drugs and they must be monitored, and in individual patient they should be checked for appropriate dose and dosage regimen. Critical dose drugs are defined as those drugs with comparatively smaller differences in the dose or concentration lead to dose and concentration dependent serious therapeutic failure or serious adverse reaction. तो लिहाजा ये क्रिटिकल डोज ड्रग को हम वो कहेंगे कि जिनकी डोज एंड कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और उसकी वजह से थेरेप्यूटिक फेलियर भी हो सकता है। थोड़ी सी डोज कम कर दी उससे थेरेप्यूटिक फेलियर भी हो सकता है और थोड़ी सी डोज बढ़ाने से सीरियस एडवर्स रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो वो कितनी डोज बढ़ानी है कितनी कम करनी है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसको मॉनिटर करना और उसको मैनेज करना बेइंतहा ज़रूरी होता है इन डिफरेंट पेशेंट्स और इसी वजह से ये नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स कहलाती हैं और इनकी मॉनिटरिंग बेइंतहा ज़रूरी है। द एडवर्स रिएक्शंस मे बी परसिस्टेंट, irreversible, slowly reversible or life threatening or could result in inpatient hospitalization or prolongation of existing hospitalization, persistent और significant disability और incapacity और death। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता कोई एडवर्स रिएक्शन हो जाए तो वो परसिस्टेंट यानी मुस्तकिल भी हो सकता है, यानी इरिवर्सिबल, स्लोली रिवर्सिबल कि बहुत देर से उसके इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। कोई पेशेंट है उसकी हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ गई, इतना सीरियस एडवर्स इफेक्ट हो गया। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज पहले से था तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन प्रोलॉन्ग हो गई, हालांकि वो तो अब डिस्चार्ज होने वाला था। और इसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी या इनकेपेसिटी हो सकती है, फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड ली और उससे डेफनेस हो गई, ठीक है, और पेशेंट जो है वो नाउ कैन नॉट हेयर। या फिर वर्स सिचुएशन में सिनेरियो में क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी उस ड्रग या एडवर्स ड्रग रिएक्शन से हो सकती है। दैट इज वाई एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट मेडिकल इंटरवेंशन टू प्रिवेंट वन ऑफ दीज आउटकम्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी सीरियस। लिहाजा एडवर्स रिएक्शन जो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग, इरिवर्सिबल डैमेज, प्रोलोंगेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, डिसेबिलिटी और इनकेपेसिटी या डेथ, इसी वजह से दे आर कंसिडर्ड सीरियस। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोजेज रेजिमेन डिज़ाइन? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको डोजेज रेजिमेन जो प्रोड्यूस किया जाए वो हो सेफ, प्रोड्यूस करे ए सेफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन दैट डज नॉट एक्सीड द मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ठीक है, मिनिमम एमटीसी को क्रॉस ना करे एंड और फॉल बिलो ए क्रिटिकल मिनिमम ड्रग कंसंट्रेशन बिलो विच द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव। यानी ड्रग जो है वो अपनी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को मेंटेन करे। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के साथ, और क्योंकि अगर ड्रग मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से नीचे जाएगी तो फिर उसका इफेक्ट नहीं आएगा।
इसलिए मिनिमम इनहिबिटरी इफेक्टिव कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वो, बट मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन से उसकी कंसंट्रेशन कम रहे। तो इस तरह का डोजेज रेजिमेंट डिज़ाइन करने की ज़रूरत होगी। इसी वजह से द डोज ऑफ दीज ड्रग इज केयरफुली individualized to avoid plasma drug concentration fluctuations due to inter-subject variation in drug absorption, distribution और elimination processes। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि वो ड्रग्स जो कि जिनकी जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करती है इन डिफरेंट इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन प्रोसेसेस, उस वजह से ये जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है और लो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसकी वेरिएशन की वजह से ये ज़रूरी है कि उस पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर किया जाए और उसके लिए जो डोजेज रेजिमेन इस्टेब्लिश किया जाए वो इस फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज रखे और ड्रग की कंसंट्रेशन को MTC और MEC के दरमियान में रखे। क्योंकि ये बात तो तय है कि कोई भी दो इंडिविजुअल हों उनकी फिजियोलॉजी 100% सिमिलर नहीं हो सकती। जब उनकी फिजियोलॉजी 100% सिमिलर नहीं हो सकती तो ड्रग के लेवल्स भी 100% सिमिलर दोनों में नहीं हो सकते। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं फेनिटॉइन की, ए क्रिटिकल डोज ड्रग दैट फॉलो non-linear pharmacokinetic at therapeutic plasma drug concentration, but a small change in dose may cause a huge increase in the therapeutic response and possible adverse effect। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे फेनिटॉइन की मिसाल दी कि फेनिटॉइन जो है वो जो कि एक नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है जिसकी काइनेटिक्स जो है वो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स है, जिसकी वजह से इसकी स्मॉल चेंज इन drug dose will cause a manifold increase or decrease in the plasma concentration. For example, if you double the dose of फेनिटॉइन तो उससे नुकसान ये होगा इसकी नॉन लीनियर बिहेवियर की वजह से ड्रग की कंसंट्रेशन 4 to 5 टाइम्स हाई हो जाएगी। हालांकि होना क्या चाहिए था, अगर लीनियर काइनेटिक्स होती फेनिटॉइन की तो फिर उसमें ये होता कि अगर ड्रग की डोज आपने डबल की यानी 2 टाइम्स की तो कंसंट्रेशन भी डबल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ड्रग फॉलो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर। तो नॉन लीनियरिटी की वजह से इसकी जब आप डोज डबल करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाएगी। तो उसमें इस चीज़ की हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ड्रग विल क्रॉस द मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन लेवल and drug will start to cause serious adverse reaction and toxicities. That is why it is important to have individualization of drug dosage regimen for what kind of drug, किन drugs के लिए, वो drugs जो के narrow therapeutic window रखती है। ठीक है जनाब। Now the next important part of our discussion is therapeutic drug मॉनिटरिंग। ठीक है, अच्छा जनाब, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके पास जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनमें अगर हम बात करें तो ड्रग्स फॉर एग्जांपल नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसमें आपके पास आइबुप्रोफेन है, इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट फॉर एग्जांपल नाइफेडिपिन, इनके क्या है, दे हैव वाइड थेरेप्यूटिक रेंज एंड डू नॉट नीड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक है, इनकी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की हमें आइबुप्रोफेन या नाइफेडिपिन की नहीं है ज़रूरत, क्योंकि इनके जो थेरेप्यूटिक विंडो है वो या रेंज जो है वो काफ़ी वाइड है। इन एडिशन OTC ड्रग्स सच एज वेरियस कफ एंड कोल्ड रेमेडीज़ जिसमें एनाल्जेसिक्स और दूसरी प्रोडक्ट्स हैं और दे आर जनरली कंसिडर्ड एज सेफ व्हेन यूज एज डायरेक्टेड। दैट इज़ वाई अभी हमने इस बात को भी देखा कि वो ड्रग जो कि जिनका थेरेप्यूटिक विंडो वाइड होता है और ये ड्रग्स OTC होती हैं तो इनकी वाइड थेरेप्यूटिक विंडो की वजह से इनको जो है वो थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज़ वैल्यूएबल। कब वैल्यूएबल है? जब relationship exists between the plasma drug concentration and the desired clinical effect or between the plasma drug concentration and adverse effect। ठीक है, कि जब ड्रग की डोज
और उसके डिज़ायर इफ़ेक्ट यानी कंसंट्रेशन और डिज़ायर इफ़ेक्ट की जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, या फिर ड्रग की कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी या एडवर्स इफेक्ट की रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, तब जो है वो फिर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। फॉर दोज ड्रग्स इन विच प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एंड क्लिनिकल इफेक्ट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, अदर फार्माकोडायनेमिक और सरोगेट पैरामीटर्स में भी मॉनिटर। ठीक है, वो ड्रग्स जिनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन आप नहीं मॉनिटर कर सकते या नहीं करते, उसमें फिर आप फार्माकोडायनेमिक एंड पॉइंट के ज़रिए भी उन ड्रग की जो एफिकेसी और सेफ्टी और एफिकेसी है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वारफेरिन को ले लें। वारफेरिन के लिए सरोगेट पैरामीटर क्या है? INR एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। तो INR या प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR भी बाय द वे प्रोथ्रोम्बिन टाइम के ज़रिए ही डिटरमिन किया जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम या INR के ज़रिए आप ये चेक करेंगे कि ड्रग का जो लेवल है वो सही है या नहीं है, बजाय इसके कि आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन वारफेरिन की चेक करें। तो कुछ ड्रग में आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वारफेरिन इज़ ऑल्सो नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स, जैसा कि अभी अब आगे ये खुद ही बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लॉटिंग टाइम में बी मेजर्ड डायरेक्टली इन पेशेंट्स ऑन वारफेरिन एंड एंटीकोगुलेंट थेरेपी। ठीक है, तो आप एंटीकोगुलेंट थेरेपी वही क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के ज़रिए आप उसकी एफिकेसी को मेजर कर लेते हैं। इसी तरीके से ग्लूकोज कंसंट्रेशंस आर ऑफन मॉनिटर्ड इन डायबिटिक पेशेंट यूजिंग इंसुलिन प्रोडक्ट। अब ऐसा तो नहीं होता कि आपने इंसुलिन दी पेशेंट को और इंसुलिन का लेवल चेक करें कि वो सही अचीव हुआ नहीं हुआ, बल्कि आप इनडायरेक्टली कैसे चेक करते हैं कि इंसुलिन देने के बाद ग्लूकोज कंसंट्रेशन अगर नॉर्मल हो रही है उतनी डोज पे, तो फिर इसका मतलब है इंसुलिन की उतनी डोज मुनासिब है। इसी तरीके से एजमेटिक पेशेंट्स में यूज़ द ब्रोंकोडाइलेटर लाइक एल्ब्यूटेरॉल, ठीक है, बाय इनहेलेशन और वाया मीटर डोज इनहेलर। उसमें क्या करेंगे? फॉर दीज पेशेंट्स FEV1 which is called force expiratory volume in 1 second, 1 means 1 second, may be used as a measure of drug efficacy. FEV1 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि FEV1 जो है वो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इज़ ए पार्ट ऑफ स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री क्या होता है? स्पायरोमेट्री में एक पाइप होता है, उसमें उसको माउथ पे लगाते हैं, उसका माउथ पीस होता है, और उसके बाद फिर पेशेंट को कहते हैं अपने लंग्स को फुली इन्फ्लेट कर लो एयर से, और उसके बाद फिर उससे कहते हैं पूरी फोर्स से एयर को जो है वो इस माउथ पीस में एक्सहेल करना है। जब वो पूरी फोर्स से उस माउथ पीस में एक्सहेल करेगा एयर को, तो फिर उसमें 1 सेकेंड में ये नोट किया जाता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आया। अगर वो जो एक स्टैंडर्ड है या प्रिडिक्टेड वैल्यू है उस पेशेंट के लिहाज से, उसकी पेशेंट की कैपेसिटी के लिहाज से, अगर वो उतना आ रहा है तो इट मीन्स के लंग्स आर हेल्दी एंड देयर इज़ नो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, यानी ब्रोंकियल मसल्स आर डायलेटेड, यानी वो ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो FEV1 की वैल्यू कम आ रही है तो उससे हम एज़मा की सीवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एज़मा की सीवियरिटी का ना सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब पेशेंट को एस्मेटिक अटैक हुआ तो उस वक्त स्पायरोमेट्री की गई और FEV1 की रीडिंग ली गई, और FEV1 की रीडिंग कम आई, जिससे ये पता चला कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है। उसके बाद उसको एल्ब्यूटेरॉल दिया गया। ठीक है, एल्ब्यूटेरॉल देने के बाद उसको नेक्स्ट डे फिर बुलाया गया और फिर उसका FEV1 चेक किया गया स्पायरोमेट्री के जरिए, और उसमें देखा कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई। अगर आई इम्प्रूवमेंट तो इसका मतलब है ड्रग इज शोइंग एफिकेसी, और कितनी एफिकेसी? अगर वो फुली नॉर्मल की तरफ जा रहा है इसका मतलब है ड्रग इज शोइंग फुल एफिकेसी। तो इस तरीके से हम उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरीके से इन कैंसर कीमोथेरेपी डोज एडजस्टमेंट फॉर इंडिविजुअल पेशेंट में डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड द पेशेंट्स एबिलिटी टू टॉलरेट द ड्रग्स। ठीक है, अब जो कैंसर के पेशेंट में ये होता है कि कोई भी एक स्टैंडर्ड डोज नहीं है, उसमें उतनी डोज दी जाती है जितनी पेशेंट कैन इजीली टॉलरेट एंड नॉट हैविंग साइड इफेक्ट। अगर साइड इफेक्ट्स आ भी रहे हैं तो वो इतने सीवियर नहीं है कि पेशेंट कैन टॉलरेट। तो अगर उस हद तक है तो उतनी डोज दी जाती है पहले, यानी एक सर्टेन डोज से स्टार्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाते। उतनी डोज पे मिसाल के तौर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहे, पेशेंट आसानी से टॉलरेट कर रहे हैं, फिर थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं डोज अगली साइकिल ऑफ
कीमोथेरेपी में, देखा वो उसको भी टॉलरेट कर रहा है, फिर और बढ़ाते हैं, फिर वो उस लेवल तक ले जाते हैं जहाँ पर साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाए, लेकिन उतने साइड इफ़ेक्ट हों जो पेशेंट टॉलरेट कर सके। अगर पेशेंट को शुरू में ही आप इतनी डोज दे रहे हैं कि जिससे उसको साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट, तो फिर आप कम डोज की तरफ चले जाएंगे। तो ये तरीक़ाकार होगा इनडायरेक्टली जो है वो फार्माकोकाइनेटिक यानी थेरेप्यूटिक ड्रग को मॉनिटर करने का। For some drugs that have large inter and intra-subject variability, clinical judgment and experience with the drug are needed to dose the patient properly. ठीक है, तो यानी ये कि जो है वो पेशेंट की जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो पेशेंट जो होगा उसको कितनी डोज देनी है। इसमें ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि इंटर एंड इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी होती है, यानी पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन होती है। तो आपका ये एक्सपीरियंस और आपकी जजमेंट इतनी सही होनी चाहिए और आपका एक्सपीरियंस इतना वास्ट होना चाहिए ड्रग के हवाले से इन पर्टिकुलर पेशेंट्स में, ताकि आप उस पेशेंट को प्रॉपरली मैनेज कर सकें और उसको सही डोज दे सकें। अच्छा, अब आते हैं हम थेरेप्यूटिक रेंज पे कि थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ द ड्रग क्या है। ये है दरअसल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एवरेज प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन दैट आर सेफ एंड एफिकेशियस इन मोस्ट पेशेंट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, होता यूँ है कि जब ड्रग की जो सेफ कंसंट्रेशन है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसा कि हम इस टेबल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल एमिकासीन को ले लें। एमिकासीन की जो सेफ रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो इन्होंने बताई 20 से लेके 30 माइक्रोग्राम पर ml, यानी 20 से कम ना हो, 30 से ज़्यादा ना हो। ये सेफ कंसंट्रेशन है। ये सेफ कंसंट्रेशन इस्टेब्लिश कैसे हुई? ये सेफ कंसंट्रेशन इस तरह से इस्टेब्लिश हुई कि क्लिनिकल स्टडी की गई और उसमें ये देखा कि 20 से कम पे एमिकासीन का रिस्पॉन्स नहीं था और 30 से ज़्यादा पे टॉक्सिसिटी अपीयर हो रही थी। लिहाजा 20 से 30 की रेंज बना ली गई कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट में यही रेंज होगी। अच्छा, अब वो क्लिनिकल स्टडी थी, उसमें कोशिश की गई थी कि दुनिया भर के तमाम रेसेस एथनिक ग्रुप को शामिल किया जाए, ताकि जो अगर इंडिविजुअल रेस और एथनिक ग्रुप की वजह से कोई वेरिएशन है तो वो वहीं पर अनकवर हो जाए। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि क्लिनिकल स्टडीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, उस वजह से ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया भर की जितनी भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेसेस और एथनिक ग्रुप है उनको किसी क्लिनिकल स्टडी में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो वो स्टडी की डेवलपमेंटल कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फिर उसका नुकसान ये होगा कि वो ड्रग की प्राइस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि शायद उसको फिर कोई भी ख़रीद ना सके। इसलिए हम क्या करते हैं कि बस कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल उसमें जो कि उस बजट के अंदर रहते हुए हम शामिल कर सकते हैं, उनको कर लेते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि कुछ दुनिया भर के एथनिक या रेसेस जो होती हैं वो शामिल नहीं हो पाती, और जब वो ड्रग डेवलप होकर मार्केट में आती है तो उसमें ड्रग का रिस्पॉन्स डिफरेंट होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल क्या डिफरेंस होने लगता है कि फॉर एग्जाम्पल उनमें एमिकासीन 20 से कम पे भी रिस्पॉन्स दे रही है, या 30 तक जाने से पहले ही टॉक्सिसिटी हो रही है, या 30 के बाद भी टॉक्सिसिटी नहीं हो रही। तो इस तरह से वो इंडिविजुअल, क्योंकि उनकी काइनेटिक एंड फिजियोलॉजी डिफरेंट है, इस वजह से जो है वो ड्रग जो होगी वो उसमें रिस्पॉन्स जो होगी वो डिफरेंट देगी। इसी वजह से यहाँ पे कहा कि ये थेरेप्यूटिक रेंज क्या है, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द एवरेज प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन दैट आर सेफ एंड एफिकेशियस इन मोस्ट पेशेंट, यानी मोस्ट ऑफ द कैटेगरी जो होगी पेशेंट की उसमें तो ये ठीक होगी, लेकिन ये कि कुछ पर्टिकुलर केसेस हमारे पास ऐसे आएंगे कि जिनमें हमें उनको मैनेज करना पड़ेगा, उनकी अलग डोज होगी और वो हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। यहाँ पे आके एक क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिस्ट का यानी क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उसको किस तरीके से उस पेशेंट को मैनेज करना है, उसकी क्या उस पेशेंट की सही डोज रेंज बनेगी और उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो इफ़ेक्टिव होगी वो क्या होगी कि जिसमें टॉक्सिसिटी भी ना आए और ड्रग की एफिकेसी भी वाज़े तौर पर वहाँ पर एविडेंट हो। अच्छा, व्हेन यूजिंग पब्लिश थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन रेंज, जैसा कि टेबल 22.1 में दिया गया है, ये दी हुई है 22.1 में एमिकासीन की रेंज, कार्बामेज़ेपिन की रेंज, डिजॉक्सिन की रेंज, जेंटामाइसिन की रेंज, लिडोकेन की रेंज, लिथियम
की रेंज, फेनिटोइन की रेंज, प्रोकेनामाइड की रेंज, क्यूनिडीन की रेंज, थियोफाइलिन की रेंज, टोब्रामाइसिन की रेंज, वेल्प्रोइक एसिड की रेंज एंड वेनकोमाइसिन की रेंज। ये ड्रग्स जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि इस टेबल को आप जिस मैक्सिमम हद तक मेमोराइज़ कर सकते हैं वो मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा आईसीयू में यूज़ होती हैं, बहुत कॉमनली यूज मेडिकेशंस हैं, इसके केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एमिकासिन एंटी बैक्टीरियल है, अमाइनोग्लाइकोसाइड। कार्बामेजिपिन एंटी एपिलेपिडेमिक है। डिजॉक्सिन हार्ट फेलियर के केसेस में। जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक। लिडोकेन ये जो है एंटी एरिथमिक है। लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर में। फेनिटोइन एंटी एपिलेप्टिक। प्रोकेनामाइड ये जो है वो एंटी एरिथमिक। क्यूनिडीन एंटी एरिथमिक। थियोफाइलिन एंटी एस्मेटिक। टोब्रामाइसिन एंटीबायोटिक हैं। वेल्प्रोइक एसिड एंटी एपिलेप्टिक, एंटी सीजर। वेनकोमाइसिन इज अगेन एंटीबायोटिक। तो ये बहुत ज़्यादा आईसीयू में यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं। दैट इज़ वाई इनकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। तो अब इसके बाद टेबल को देखने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। द क्लिनिशियंस मस्ट रियलाइज कि जो थेरेप्यूटिक रेंज इज एसेंशियली ए प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड शुड नेवर बी कंसिडर्ड एब्सोल्यूट वैल्यूज़। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इनको इसलिए ना समझे जाए क्योंकि आपके पास कुछ केसेस ऐसे आएंगे जो कि इनसे हट के होंगे। ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू है कि यानी प्रोबेबिलिटी ये है कि इस रेंज में जो यहाँ टेबल में दी हुई है, इस रेंज में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये ड्रग सेफ और इफेक्टिव होगी, वहाँ सिवाय कुछ ऐसे केसेस के जिनमें पेशेंट्स की काइनेटिक डिफरेंट होने की वजह से आपने उस पेशेंट को अलग से मैनेज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्टेड थेरेप्यूटिक रेंज फॉर थियोफाइलिन इज 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, ये इस टेबल में दी हुई है। बट सम पेशेंट में एग्जिबिट साइन ऑफ थियोफाइलिन इंटॉक्सिकेशन सच एज CNS एक्साइटेशन एंड इंसोम्निया एट सीरम कंसंट्रेशन बिलो 20 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, कि ये इन्होंने बता दिया यहाँ पे कि वैसे तो 10 to 20 इन्होंने कहा ये सेफ रेंज है, लेकिन कुछ पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंट होगी, जिनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट होगी। उन पेशेंट्स में 20 माइक्रोग्राम पर ml से पहले ही, यानी अभी फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन 17 या 18 माइक्रोग्राम पर ml है, उस पर ही CNS एक्साइटेशन और इंसोम्निया होने लगा और पेशेंट को पेल्पिटेशन होने लगी। इसका मतलब है कि ये थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो रही है। तो इस पेशेंट की काइनेटिक क्योंकि डिफरेंट है। इसी तरीके से एक वाइस वर्सा एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि अदर पेशेंट में शो ड्रग एफिकेसी एट सीरम ड्रग कंसंट्रेशन बिलो 10 माइक्रोग्राम पर ml। अब देखें टेबल के हिसाब से इसने कहा कि 10 से 20 है, 10 मिनिमम कंसंट्रेशन है, 20 मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि 10 से नीचे एफिकेसी नहीं आएगी, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें ड्रग की कंसंट्रेशन 10 से कम होगी, बिलो 10 होगी, बट द पेशेंट विल शो एफिकेसी। दैट इज़ वाई ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है इस पेशेंट को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं इन एडमिनिस्ट्रिंग पोटेंट ड्रग्स टू द पेशेंट। तो जो पोटेंट ड्रग्स हैं, जिनकी पोटेंसी बहुत स्ट्रांग होती है, द फिजिशियन मस्ट मेंटेन द प्लाज्मा ड्रग लेवल विद इन ए नैरो रेंज ऑफ थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, जो कि टेबल 22.1 में दी गई है। उसकी वजह ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ड्रग से टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसको जो है वो फिजिशियन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अच्छा जनाब, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट बिकॉज ऑफ द इंटर पेशेंट वेरिएबिलिटी इन ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन as well as changing pathophysiologic condition in the patient. Therapeutic drug monitoring or clinical pharmacokinetic services have been established in many hospitals to evaluate the response of the patient to recommended dosage regimen. अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसी वजह से जो पेशेंट्स के दरमियान वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएबिलिटी किस किस चीज़ की? ड्रग एब्जॉर्प्शन की वेरिएशन, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएशन, ड्रग के मेटाबॉलिज्म की वेरिएशन, ड्रग की एक्सक्रीशन की वेरिएशन, और फिर चेंजिंग पैथोफिजियोलॉजिक कंडीशन कि अभी किडनी फंक्शन जब आपने ड्रग स्टार्ट की थी सही था, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजी चेंज हो गई, पेशेंट की किडनी जो
फंक्शन था वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो गया। तो पहले तो ड्रग एलिमिनेशन सही हो रहा था, लेकिन अब ड्रग का एलिमिनेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। तो ऐसी सूरत में अब आपने क्या करना है कि पेशेंट की मॉनिटरिंग, दैट इज़ वाई थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग या क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक लेबॉरेटरी सर्विसेज जो होंगी वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी, और बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स में ये सर्विसेज मौजूद होती हैं। जैसा कि पाकिस्तान में आपके पास एक कराची में जो एक एग्जांपल है, जैसा कि खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, यहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि इन पेशेंट की इंटर पेशेंट वेरिएशन की वजह से, इन फैक्टर्स में वेरिएशन की वजह से आपने का काम क्या होगा एज ए फार्मासिस्ट कि आपने उस पेशेंट का एक डोजेज रेजिमेंट डिज़ाइन करके रिकमेंड करना होगा, जिसकी बेस पर उस पेशेंट की सेफ थेरेपी की जा सकेगी, यानी वही ऑप्टिमाइजेशन ऑफ थेरेपी एंड अवॉइडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसी की बात करें तो ये रेजिमेंट की, तो इम्प्रूवमेंट इन द क्लिनिकल इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग बाय TDM में डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर बाय प्रिवेंटिंग अनटुवर्ड्स ड्रग एडवर्स इफेक्ट। तो आप जो है इससे क्लिनिकल इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं TDM के ज़रिए, यानी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग आपको और क्या बेनिफिट देगी कि इससे जो है वो आप क्लिनिकल इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं और कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर को भी कम कर सकते हैं। वो कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं कि वही ड्रग के मिस एडवेंचर की वजह से, यानी रॉन्ग डोज देने की वजह से पेशेंट को जो हार्म हो गया और उसकी हॉस्पिटलाइजेशन प्रोलॉन्ग हो गई, या पेशेंट का जो लॉस हो गया, तो उससे जो कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट को, यानी एडवर्स इफेक्ट को मैनेज करने की जो कॉस्ट आ रही है उसको जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। तो उस तरह से जो है वो आप उस कॉस्ट को भी कंट्रोल कर रहे होंगे, और उस कॉस्ट को कंट्रोल करने का फ़ायदा ये होगा कि आप ओवरऑल हेल्थ इकोनॉमिक्स यानी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरफ जा रहे होंगे, यानी ये कि फार्माको एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स को प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो बात ये नहीं है कि जो है ना ड्रग अगर एक्सपेंसिव है तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव ड्रग मीन्स दैट द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स आर मोर। बात ये है कि एक ड्रग अगर एक्सपेंसिव है लेकिन वो सेफ है एंड नो एडवर्स इफेक्ट या लोएस्ट रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट, तो उस ड्रग की कॉस्ट को अगर देखा जाए और एडवर्स इफेक्ट उससे क्योंकि नहीं हो रहा तो उसकी कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए और फिर उसको दूसरी ड्रग से कंपेयर किया जाए जिसकी जो अपेरेंट कॉस्ट है वो कम है, लेकिन उससे रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा है, और उससे अगर एडवर्स इफेक्ट हो गया तो उससे जो हॉस्पिटलाइजेशन और उसको ठीक करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो ज़्यादा है। तो फिर तो इसका मतलब हुआ कि कॉस्ट इफेक्टिव असल में वो ड्रग है जिस ड्रग की प्राइस यानी जो अपेरेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको एज ए फार्मासिस्ट इस तरीके से भी ड्रग को एवेल्यूएट करना आना चाहिए, और थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में आप इस तरह से कॉस्ट को भी मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, आप क्या क्या फंक्शंस कर रहे होते हैं TDM सर्विसेज में? ठीक है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग सर्विसेज में सबसे पहले ड्रग की सिलेक्शन, ठीक है, कौन सी ड्रग उस पेशेंट के लिए एप्रोप्रिएट होगी। फिर उसके बाद डिज़ाइन द डोजेज रेजिमेन, कि उसका एप्रोप्रिएट डोजेज रेजिमेन क्या होना चाहिए। जब डोजेज रेजिमेन डिफाइन हो जाएगा, नाउ फिर आप उसको देंगे एंड देन एवेल्युएट द पेशेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स देखने के बाद फिर आप डिटरमिन करेंगे इज़ देयर ए नीड फॉर मेजरिंग सीरम कंसंट्रेशन। अगर वो ड्रग ऐसी है जिसकी सीरम कंसंट्रेशन मेजर करना ज़रूरी है तो आप मेजर करें। उसके बाद क्या करेंगे, एसे फॉर ड्रग कंसंट्रेशन इन बायोलॉजिक फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिक फ्लूइड्स या लाइक फॉर एग्जांपल यूरिन में यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग या ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, या फॉर एग्जांपल आप ये चेक करना चाह रहे हैं एब्डोमिनल इन्फेक्शन है और पेरिटोनियल फ्लूइड में उस ड्रग की पेनिट्रेशन होनी चाहिए उस एंटीबायोटिक की, तो आप पेरिटोनियल फ्लूइड एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्म फार्माकोकाइनेटिक एवेल्यूएशन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन बाय डायरेक्टली इन द प्लाज्मा। फिर उसके बाद अगर इनमें से कोई सिचुएशन पाई गई कि जो एबनॉर्मल है, देन रीएडजस्ट द डोजेज रेजिमेन अगर जहाँ पे ज़रूरी है। फिर उसके बाद दोबारा मॉनिटर सीरम ड्रग कंसंट्रेशन
और रिकमेंड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, अगर कहीं पर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है जिसको हम आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं। ये सारे फंक्शंस आप थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में कर रहे होंगे। तो ये है बेसिकली थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का बेसिक पार्ट। इसके बाद जो इस सब की जो डिटेल है, सिलेक्शन ऑफ द ड्रग, डिज़ाइनिंग ऑफ द डोजेज रेजिमेन, एवेल्यूएशन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग इन पेशेंट, और फिर सीरम कंसंट्रेशन मेजरमेंट, कंसंट्रेशन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड, इसी तरह से ड्रग कंसंट्रेशन, सीरम कंसंट्रेशन, मॉनिटरिंग किस तरह से करनी है और क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करनी है अगर ज़रूरत हो, तो वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था ऑन क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग और TDM। थैंक यू वेरी मच।